फ्रेंड्स, मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, जो लोग मुझसे मेरी क्लास देखते हैं, कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग है। और मैं माफ़ी भी चाहूँगा उन लोगों से, क्योंकि लगातार क्लासेस का जो है वो पंचुअलिटी, मतलब क्लासेस तो डेली आ रही हैं, लेकिन जो टाइमिंग 8 बजे है उस पर थोड़ा सा चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। मैं उन लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पीआईबी एनालिसिस करते हैं। मैं अपनी पेन ठीक कर लेता हूँ। आप सभी लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि हम लोग पीआईबी एनालिसिस करते हैं, और उस पीआईबी एनालिसिस की क्लास में एक सेकंड होल्ड करिएगा। कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही है, जिसकी वजह से आप सभी लोगों का ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। नाउ माई पेन अब सही हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं मुकुल देव आपका स्वागत करता हूँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पीआईबी एनालिसिस करते हैं, और उस पीआईबी एनालिसिस में हम लोग खबरों को सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, हम उसकी खबर पे पूरी की पूरी जांच पड़ताल करते हैं कि वो खबर है क्या, वो कैसे हमारे लिए उपयोगी है, कैसे यूपीएससी के लिए उपयोगी है। इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। क्रैक यूपीएससी सीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जैसा कि मैं आपसे कहता रहता हूँ कि अनअकैडमी एक दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, या इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसने शिक्षा का क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया। आप अगर हिंदुस्तान में कहीं पे भी देखेंगे तो 24/7 जो शिक्षा की एबिलिटी है वो देने वाला जो संस्थान है, और आपके अपनी जेब के ऊपर, मतलब आपके लिमिटेशंस में उन चीज़ों को प्रोवाइड करने का जो संस्थान है, दैट इज़ अनअकैडमी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। क्या मिलता है? लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, लाइव टेस्ट क्विजेस हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं। चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करेंगे। आप सभी लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप करेंगे। मेरा संक्षिप्त परिचय, मेरा नाम मुकुल देव है। 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ। हो चुका है। मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसे संस्थानों पे, या वहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और भी सेंटर्स हैं जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। आप देखेंगे कि मेरे साथ साथ आपको इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बेहतरीन टीचर्स का एक पूल मिलेगा, और जो बेहतरीन संस्थानों में टीचर्स हैं उनका एक पूल मिलेगा, जिसमें सुदर्शन गुजर साहब हैं, मृणाल पटेल साहब हैं, आयुष संघी साहब हैं, दीपांशु सिंह साहब हैं। तो एक बेहतरीन टीचर्स का पूल है जो आपको साहब बनाएगा। मतलब जो आपके सपने हैं, उन सपनों को साकार करने की दिशा में जो बढ़ता हुआ कदम है, वो जो है कहीं ना कहीं ये अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करती है। चलते हैं। अगर मैं आप यहाँ के कोर्सेज की बात करूँ तो प्लस और आइकॉनिक दो भागों में ये कोर्सेज बटा हुआ है। अगर आप प्लस कोर्सेज को देखते हैं तो लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आपको प्लस कोर्सेज में मिलेंगी। 1 महीने का 9,000 है, 3 महीने का 22,500 है, 6 महीने का 40,500 है। लेकिन अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है और यूपीएससी के विषयों को देखना है, सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, विषय तैयार करने हैं, तो नो डाउटली उम्मीद है कि 1 से कम 2 साल की ये प्रिपरेशन मोड होता है, जहाँ पर आपको ये चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आप अनअकैडमी को जांच परख तो सकते हैं, लेकिन कोर्सेज जो लेना होगा वो 12 महीने और 24 महीने का मुफीद कोर्स होता है। 49,500 फीस है, 44,550 रुपये आपको देने होते हैं। मेरा कोर्स है, मेरा कोड है मुकुल देव, मेरा कोड है। आप मेरे कोड को यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से आपके लिए अपना कोड बता देता हूँ। मुकुल देव जो है वो मेरा कोड है। आप इस कोड को यूज़ करके अपनी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। 24 महीने का 72,000 रुपये फीस है। 24 महीने का अगर आप देखें तो 72,000 फीस है। आपको यहाँ पर 64,800 देने होंगे। मैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जो लोग मुझे सुनते हैं लगातार, अगर वो तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यूट्यूब से आप पूरी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर कोर्सेज में जाना होगा तो आप 24 महीने का कोर्स, जो लोगों को 2022-23 देना है, उनको 24 और 36 महीने के कोर्सेज पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। 72,000 का फीस है, 64,800 रुपये है, 90,000 की फीस है, 81,000 रुपये आपको देने। सबसे बड़ी बात, आप अगर इसको ऑफलाइन पे आप कंपेयर कर लें
तो ऑफलाइन कोचिंग पे करें तो कम से कम 50% ये जो फीस है वो क्या है, वो कम है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगर मैं आइकॉनिक कोर्सेज की बात करूँ तो आइकॉनिक कोर्सेज में भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। मेरा कोड है मुकुल देव, मेरा कोड है। आप इन कोर्सेज को यूज़ करके बेहतरीन यूटिलाइज कर सकते हैं। हमेशा की तरह जैसे आइकॉनिक कोर्सेज में जो सबसे अपीलिंग फैक्टर है वो उसका मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप, मुझे लगता है लाइफ कभी फ्लैट नहीं होती है, और यह मुझे ही नहीं आप सभी लोगों को भी लगता होगा, कोई ना कोई अप एंड डाउन लगा रहता है। तो इस डाउन वाले फेज में आपको मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है कि कोई ऐसा आदमी हो जो आपको समझा सके, जो आपको आगे बढ़ा सके, जो आपकी भावनाओं को अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा आपकी भावनाओं को जो है समायोजित कर सके और आपको अपने रास्ते पे बढ़ने पे हमेशा जो है आपकी मदद कर सके। तो ऐसा मेंटरशिप का प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करती है अनअकैडमी आइकॉनिक कोर्सेज के थ्रू, कि आप उसमें मेंटरशिप ले सकते हैं और उस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको चीज़ें मिलेंगी। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस अल्टीमेट है, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं होती हैं। स्टडी प्लानर है, आपको अपनी स्टडी कैसे प्लान करनी है वो चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। पर्सनलाइज फीडबैक है कि आप कितना चले, आप जो चल रहे हैं वो सही है या नहीं है, आपको कैसे जो है वो ग्रोथ लेनी है, इन सब चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कशन होता है। 12 महीने का 69,500 रुपीज़ फीस है। वहीं पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं मुकुल देव तो 62,550 रुपये आपको देने होंगे, और इससे आपको फ़ायदा होगा। 24 महीने की जो फीस है वो 1,07,000 रुपये है, और 96,300 रुपये अगर आप देते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। 36 महीने का 1,41,000 है, 1,26,900 देना होगा। आप फिर से ऑफलाइन से कंपेयर कर लीजिए, फीसेस बहुत कम होंगी। और जिन लोगों को 2022-23 देना है उनसे फिर से मेरा रिक्वेस्ट है, उन सभी स्टूडेंट से, कि वो 24 या 36 महीने के कोर्सेज पे जा सकते हैं और यहाँ से उनको बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। फिर चलते हैं हम लोग अपने अगले चीज़ों पे। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की दुनिया को अगर देखते हैं, जो कि मैंडेटरी है वहाँ पे यूपीएससी के लिए, तो अगर देखते हैं तो लिटरेचर की दुनिया इनरिच है और उसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं लगभग सारे। हिंदी लोग लेते हैं, मैथिली लेते हैं, कन्नड़ लेते हैं, इंग्लिश, तो लिटरेचर की दुनिया आपके पास है। वहीं पर अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाएँ, इसमें जाएँ, तो आपको जो है पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। ओजी के सब्जेक्ट्स में जाएंगे तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स भी है। और अगर आपको लॉ चाहिए, कॉमर्स चाहिए, मैथमेटिक्स, तो साइंस स्ट्रीम भी है आपके पास, सोशल स्ट्रीम्स के भी हैं, लिटरेचर स्ट्रीम्स के भी हैं। तो बेहतरीन सब्जेक्ट्स का एक पूल है। आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को और मैनेज कर सकते हैं कि ये अगर आप देखें तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मुकुल देव मेरा कोड है, और इसको यूटिलाइज करके आप जो है 1 महीना, 6 महीना, 12 महीना की फीसेस आप कर सकते हैं। 12 महीने की फीस को देखें तो 27,500 रुपये है, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो यू विल गेट ऑफ। अगर आप देखें यूपीएससी में अगर सब्जेक्ट की कोचिंग आप कभी करने की ऑफलाइन सोचें तो ये 45,000 के 40 से 45 के बीच में ये फीसें पड़ती हैं। लेकिन अगर आप अनअकैडमी पे करते हैं तो आप अपने घर बैठ के 24x7 उस कोर्सेज को जो ज्वाइन कर सकते हैं, वो 27,500 रुपये है। और 12 महीना, मुझे लगता है कि 12 महीना और 24 महीना मुफीद है उन लोगों के लिए जो लोग अभी तैयारी प्रारंभिक रूप से शुरू कर रहे हैं। तो 12 और 24 महीने का कोर्स वो बाई कर सकते हैं यहाँ पर, और जिसमें कि आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं अपने कोड के विषय में बता देता हूँ, मुकुल देव मेरा कोड है। चलते हैं जो है आगे। और कल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से न्यूज़ को लेते हैं और अपनी न्यूज़ की खबरों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो है खबर को स्टार्ट करते हैं, और इस खबर में कहीं ना कहीं जो है वो साइकिल फॉर चैलेंज जो है वो पोर्टल पे बातचीत की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये चीज़ें शुरू की गई हैं। ये न्यूज़ में है क्योंकि कल जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति महोदय हैं श्री वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने साइकिलिंग संस्कृति को, यहाँ पे सब शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साइकिलिंग कल्चर को बढ़ावा देने की उन्होंने बात की है। साइकिलिंग कल्चर को बढ़ावा देने की बातचीत कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि शहरों में साइकिल ट्रैक बनाने का आह्वान किया कि कहीं न कहीं साइकिल ट्रैक होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना एक स्वस्थ, कम लागत वाला व्यायाम है और प्रदूषण रहित होने वाले कई लाभ प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को अंदाज़ा है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को अंदाज़ा है, कि जो भारत है, जो इंडिया है, इंडिया इस वक्त जो है लगभग देखा जाए तो उसकी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या जो उसकी जो सिटीज़ हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो है वो पोल्यूशन का लेवल जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है।
और इस पोल्यूशन के लेवल को बढ़ाने में कहीं ना कहीं जो अर्बनाइजेशन है और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेट्रो सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और सिटीज़ में लगातार भारत पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इस पोल्यूशन में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की प्रवृत्तियाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रवृत्तियाँ, अर्बनाइजेशन नगरीकरण, इंडस्ट्री जो है औद्योगिकरण, और ट्रांसपोर्टेशन जो परिवहन प्रणाली है भारत की, उसका बहुत बड़ा हाथ है पोल्यूशन में। तो भारत सरकार हर सेक्टर पे, मान लीजिए अर्बनाइजेशन है तो उस सेक्टर पे भी काम कर रही है, इंडस्ट्री पे भी काम कर रही है और ट्रांसपोर्ट पे भी काम कर रही है। ट्रांसपोर्ट पे जैसे कि उसने वैकल्पिक उन ऊर्जा स्रोतों पे चर्चा करना शुरू कर दी है जिनकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण न हो सके। तो ऐसे में जो है उसी ट्रांसपोर्ट परिवहन प्रणाली में जो हम पहले चलाते थे, मतलब जो हम 90s के बाद हुआ, दुनिया ग्लोबलाइजेशन आई, वैश्वीकरण आया, पूंजी का अंतर प्रवाह जो है वो फ्री होने लगा, गुड्स का अंतर प्रवाह फ्री होने लगा, विचारों का अंतर प्रवाह फ्री होने लगा, व्यक्तियों का अंतर प्रवाह फ्री होने लगा। तो इसके ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया बदली और भारत में बहुत बड़ा व्यापक बदलाव होने लगा। जो साइकिल थी वो जो है कहीं ना कहीं हमारे अपने गैरेज में पड़े लगे, मतलब हम लोग रखने लगे, और फिर मोटरसाइकिल आ गई तो साइकिल में मोटरसाइकिल जो शब्द है वो जुड़ गया और मोटरसाइकिल चलने लगी। तो जो साइकिलिंग था, जो हमारा जो अपना कल्चर था, हम क्या थे, हमारे अपने कल्चर में कहीं ना कहीं साइकिल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अब जो साइकिल चलने की प्रवृत्ति थी वो खाली स्कूल के बच्चों में थी, स्कूल के बच्चे उससे जाया करते थे, और वो भी अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे 2010 के बाद से उन चीज़ों में देखा जाने लगा कि उसमें भी, उस कल्चर में भी क्या हुआ, मतलब कमी आने लगी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए जो पॉल्यूशन की समस्या है, और दूसरा कहीं ना कहीं हेल्थ समस्या है, हुआ क्या कि हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं इस पोल्यूशन के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगी, और आदमी जो है वो शारीरिक श्रम से क्या हो गया, शारीरिक श्रम से दूर हो गया। जो हम फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, शारीरिक श्रम से दूर हो गया, क्योंकि औद्योगिक भूमंडलीकरण के युग में उसके पास इतना कार्य करने का प्रेशर होता था कि उसको अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं मिलता था, या वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। अब क्या हुआ कि एक तरफ साइकिल भी छूट गई, दूसरी तरफ शारीरिक जो है एक्सरसाइज पे भी नहीं ध्यान दिया। तो दोनों से प्रॉब्लम क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमन है, ह्यूमन का पूरा हेल्थ सिस्टम जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनकी तरफ से कल एक पहल की के ऊपर चर्चा की गई, और उस पहल में ये बात की गई कि कहीं ना कहीं हम जो है ऐसा कर सकते हैं कि प्रदूषण रहित कर सकते हैं, स्वास्थ्य पे अपने काम कर सकते हैं, और ये दोनों चीज़ें सबसे बड़ी बात है कि किसी भी सुझाव, अगर कोई सुझाव आए, मान लीजिए ये सुझाव है, सजेशन है, और अगर सजेशन क्या होगा, कोई भी सजेशन अगर क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल नहीं होगा का मतलब है कि, प्रैक्टिकल नहीं होने का मतलब होता है कि अगर वो चीप नहीं हो, वो बेस्ट नहीं हो, वो इफ़िशिएंट नहीं हो, इफ़िशिएंट ना हो, सस्ता नहीं है, अच्छा नहीं है, इफ़िशिएंसी उसमें कम हो, और लोगों तक पहुंचने की क्षमता बहुत कम हो, उसकी एक्सेसिबिलिटी कम हो, तो वो सजेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि वो चीप भी हो, बेस्ट भी हो, एफिशिएंसी भी हो, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा हो, लोगों तक आसानी से पहुंच सकता हो। तो ऐसे सुझावों को लेकर, ऐसे सुझाव मतलब जो प्रैक्टिकल सुझाव हैं उसको लेकर हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो आए, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमको जो है वो साइकिलिंग कल्चर को बढ़ाना है। जो साइकिलिंग कल्चर है, ये कल्चर पहले था भारत में, लेकिन जब भारत बढ़ा, ग्रोथ भारत में बढ़ी, तो ये कल्चर क्या हुआ, पहले पूरे इंडिया में साइकिलिंग का कल्चर था, इस पूरे सेक्टर में साइकिलिंग कल्चर थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब क्या हुआ, चीज़ें बदल रही हैं। ग्लोबलाइजेशन जब आया तो ये जो साइकिलिंग कल्चर था, जहाँ यहाँ पे भी साइकिल मतलब अपर अपर क्लास भी करता था, मिडिल क्लास भी करता था, और लोअर क्लास भी करता था। जो ग्लोबलाइजेशन के बाद दुनिया आई उसमें अपर क्लास साइकिल नहीं प्रयोग कर रहा है, मिडिल क्लास नहीं कर रहा, और लोअर क्लास तक ये हो गई। अपर क्लास जो साइकिल चलाता है वो जिम में चलाता है, जिम में चलाता है। मिडिल क्लास, अपर क्लास जिम में चलाता है, मिडिल क्लास इसे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भले यूज़ कर ले, लेकिन वो चलाता नहीं, और साइकिलिंग कहीं ना कहीं थर्ड हो गई। तो ये पहले क्या था कि हमारी जो भारतीय समाज था, क्योंकि भारतीय समाज का जो अंग था वो मध्यम, वो जो है उच्च वर्ग था, मध्यम वर्ग था और निम्न वर्ग था। अब जो सोसाइटी है हमारी, उस सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये कल्चर यहाँ पर हट गया, उच्च मध्यम वर्ग से हट गया, उच्च से हटा, मध्यम वर्ग से हटा, और निम्न वर्ग पर ही सीमित हो गया। तो ये यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि भाई हम ऐसा कोई काम करें
कि कहीं ना कहीं हम साइकिलिंग कल्चर को बढ़ाएं, और उस साइकिलिंग कल्चर को बढ़ाकर कहीं ना कहीं हमारे पास दो फैक्टर्स हैं कि हम हेल्थ भी अपना अच्छा कर सकते हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं ऐसा वैकल्पिक हम एक ऐसे वैकल्पिक परिवहन साधनों का विकास कर सकते हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं प्रदूषण में क्या हो जाए, प्रदूषण में कमी हो जाए। तो इन दोनों चीज़ों को उन्होंने टारगेटेड किया, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने टारगेटेड किया और कहा कि कहीं ना कहीं यह कम लागत वाला है, इसमें लागत जो है वो बेहद कम है। तो इन सब विषयों पे उन्होंने बात की। अब ज़रा हम चलते हैं साइकिलिंग के लाभ पे। जो हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन शैली है, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो साइकिलिंग है वो जोखिमों को कम करने वाला सबसे बेहतरीन तरीका है। रिस्क रिड्यूस द रिस्क करता है, और ये रिस्किंग जो रिड्यूस है वो हर तरह पे है, चाहे वो किसी भी लेवल पे आप ले लीजिए। जो रिस्क है वो है, चाहे वो पोल्यूशन के लेवल पे ले लीजिए, चाहे वो हेल्थ के लेवल पे ले लीजिए, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे ले लीजिए, चाहे वो सोशल लेवल पे ले लीजिए, चाहे वो कास्ट लेवल पे ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक लाइफ स्टाइल हमारी जो है वो कर सकता है। और इन्होंने कहा कि जो साइकिल चलाने से, ये इनके भाषणों में चीज़ें जो थी मैंने उसको आपके लिए निकाल के रखा है, कि साइकिलिंग चलाने से हमारी ऊर्जा स्रोतों आधारित परिवहन निर्भरता पर जो होता क्या है, कि जो अभी हम कहाँ पे डिपेंडेंट हैं, तो हम फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं। और ये जो फॉसिल फ्यूल हैं ये कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से मंगाना पड़ता है। तो जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कि तो हम इंपोर्टेड जब चीज़ें हम मंगाते हैं तो हमको उसकी पेइंग कैपेसिटी देनी पड़ती है। और चूंकि हमारे यहाँ नहीं है और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उन चीज़ों के लिए लंबा पैसा देते हैं। तकरीबन 1 आध लाख करोड़ रुपया हमारा फॉसिल फ्यूल पे मंगाने पे खर्च होता है, जिससे कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में क्या है कि हमारे हमारे लिए एक देखा जाए तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ाती है, या देखा जाए तो हमारे जेब पे खर्च बढ़ता है। अगर हम इन चीज़ों को, इस तरह के परिवहन जो हमारे कल्चर में था, अगर हम उसको पुनर्जीवित करते हैं, तो डाउट नहीं है कि कहीं ना कहीं जो हमारी विदेशी निर्भरता है, यहाँ निर्भरता का मतलब है कि जो विदेशी निर्भरता है, जो फॉरेन हमारी डिपेंडेंसी है, वो फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी क्या होगी, फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी। और कहीं ना कहीं इस फॉरेन डिपेंडेंसी कम होने के बाद हम ज़ीरो डिपेंडेंस हो जाएंगे। किस पे? उस एनर्जी सोर्सेस पे जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड का मतलब होता है कि जो कि कहीं ना कहीं अवशेषों पर आधारित जो ऊर्जा है उस पे होगा, कि ज़ीरो ज़ीरो डिपेंडेंस हो जाएगा। और ज़ीरो पोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं होगा, तो वो हमारे सेक्टर्स को इम्प्रूव करेगा। सबसे बड़ी बात है कि इन सभी के बाद उन्होंने एक पोल्यूशन पे और बात की, कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है आजकल जो है, वो समस्या है इरिटेशन की। लोगों में इरिटेशन बहुत हो रहा है, लोगों में एनजाइटी बहुत हो रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। इसको उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये साउंड पोल्यूशन है। साउंड पोल्यूशन के कारण बहुत सारी एनजाइटी, बहुत सारा इरिटेशन, बहुत सारी जो है चीज़ें चीज़ें जो है वो होती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं रोड सेफ्टी के दौरान, और इससे कहीं ना कहीं जो है हम अपनी चीज़ों को बेहतरीन कर सकते हैं। साइकिल कहीं ना कहीं जो शहरी और ग्रामीण गरीबों का महत्वपूर्ण सहायता प्रदान कर सकती है, जिनकी बुनियादी गतिशीलता तक पहुंच है। तो ये उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि भारत में जो छोटी दूरी की यात्राओं के लिए 2 और 4 पहिया वाहनों की जगह अगर साइकिल का उपयोग किया जाए, तो हम टोटल 24.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक लाभ हो सकता है। जैसे हम लोग सामान्यतः अपने घर से अगर मूव करते हैं, मान लीजिए कोई ब्रेड लाना हो, किसी को जैम लेके आना हो, दूध लेके आना हो, तो हम तुरंत अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे यहाँ साइकिलिंग कल्चर हो, और साइकिलिंग कल्चर का मतलब कि हमारा पड़ोसी भी जा रहा है असल, तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है वो 24.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हमको लाभ होगा। एक मोटा मोटा अनुमान लगाया गया कि इस तरह से हम चीज़ों को बढ़ा और बना सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि साइकिल फॉर जो चैलेंज, उन्होंने एक तरह का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है, उसने जो है स्मार्ट सिटीज मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का, अर्बन अफेयर्स का है, उसमें उन्होंने साइकिल फॉर चेंज चैलेंज की बात जो है वो बुनियाद रखी है। और इसमें उसका उद्देश्य है कि भारतीय जो शहर हैं उसमें साइकिल चलाना संबंधी पहल को जल्दी लागू करने के लिए भारतीय शहरों को क्या करना है, प्रेरित करना है, उनके अवेयरनेस को बढ़ाना है, और इस अवेयरनेस के तहत हर आदमी उन चीज़ों से वापस जुड़ सके। देखिए हो क्या रहा है, आजकल जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं इस बात का ले लिया गया कि साइकिल तो गरीब आदमी चलता है। तो हम एक अगर ऐसा कल्चर तय कर दें कि इस कल्चर में कि जो अगर लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी साइकिल चला रहे हैं, तो नो डाउटली, जैसे जिम, भारत में जिम का जो प्रचलन चला,
जिम भारत में वैसे शारीरिक पौष्टिक क्षेत्रों पर जो है बॉडी फिजिक पे बहुत काम होता था, लेकिन आप समझिएगा बजरंगबली खुद ही व्यक्तिगत थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि लंबे समय के बाद जब सलमान खान या संजय दत्त जैसे लोगों ने बॉडी का स्मार्टनेस पे ध्यान दी, तो उससे वो गांव गांव तक चीज़ें फैली और तमाम जिम खुलना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों को इस बात का लगा कि हम भी अपने शरीर को बेहतर रख सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, वो साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत जो है वो भारत के जो शहर हैं उनको क्या करना चाहता है, उनको प्रेरित करना चाहता है कि आप कम से कम आपके शहरों में अगर साइकिल चलने लगेगी तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों तक ये चीज़ें होने लगेंगी। जैसे झाड़ू लगाने का कल्चर या स्वच्छ भारत मिशन में आपने देखा कि सारे बड़े लोग झाड़ू लगाए शुरू में। अब उससे क्या हुआ कि अब उससे एक कल्चर जो है वो कल्चर कहीं ना कहीं आया, और उस कल्चर का फायदा ये मिला कि कहीं ना कहीं सारे लोग इस स्वच्छता वाले पैमाने पर ध्यान देना शुरू कर दिए। तो ये बातें हुई। इस चैलेंज का जो उद्देश्य है वो शहर को अपने आम नागरिकों विशेषज्ञों के साथ जुड़ने में मदद करना, जिसमें साइकिल चलाने की प्रथा को बढ़ावा देते हुए सबसे बड़ी बात है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच विकसित किया जा सके। तो ये एक बड़ा है पर्पस ऑफ चैलेंज है, जो चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा शुरू किया गया है। अगर इसको देखा जाए कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो साइकिल फॉर चैलेंज के लिए, चेंज फॉर चैलेंज के लिए बात की गई है, इसमें उन्होंने कहा कि जो शहर को नागरिक समाज या संगठन है, जो विशेषज्ञ हैं, जो स्वयं सेवक समूह हैं, के साथ कहीं ना कहीं हम सहयोग करें और अपनी उन योजनाओं को, जो योजना सिविल सोसाइटी या जो लोग रख रहे हैं, उनको हमको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो ये एक बात हो गई ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि नागरिकों का सहयोग जो है वो शहरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मूल्यांकन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कहीं न कहीं जो उस सिटीज़ में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, उनका आप जो है उनके द्वारा जो प्रस्तुत वो प्रस्ताव दे रहे हैं उनको भी लिया जाए, इसमें ये भी चीज़ें शामिल हैं। ये कहीं न कहीं अक्टूबर 2020 तक कार्यान्वित होगा, जिसमें सभी शहर, ये चैलेंज का पहला चरण था। उसके बाद अब जो है चीज़ों को और भी बदलाव करने के हैं। 11 शहरों में इसका चयन किया जाएगा और उनके उन वो जो साइक्लिंग फॉर चेंज है उसके तहत हम करेंगे, और जो चेंज इसका जो दूसरा चरण है वो 2021 तक कार्यान्वित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये पूरे अभी अभी 11 शहर हैं, उसके पहले 20 शहरों में किया गया, उसके पहले जो है चैलेंज का पहला चरण था। तो इस तरह से लगभग जो सिटीज़ हैं, जो भारत की लगभग सिटीज़ हैं, या जो भारत के लगभग जो अगर देखा जाए कि जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो धीरे धीरे इस कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये कल्चर अगर सिटीज़ में आ गया तो गांव, ग्रामीण भारत में तो अभी भी साइकिल्स का प्रयोग होता है, लेकिन अगर सिटीज़ में भी ये कल्चर आ गया तो धीरे धीरे ग्रामीण में भी इसकी फैलाव हो जाएगा। और सिटीज़ और ग्रामीण अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो नो डाउटली हम उनका हेल्थ सिस्टम तो जो ठीक होगा ही होगा। हमारा जो मतलब डिपेंडेंसी है वो ज़ीरो डिपेंडेंसी की तरफ हम बढ़ेंगे, और इस तरह से हम कहीं ना कहीं क्लाइमेट को भी, हम अपने इस प्रयास से, हम हेल्थ के प्रयास को, मतलब अपना हेल्थ ठीक रखते रखते हम क्लाइमेट के हेल्थ तक भी सुधार करने की क्षमता हमारे अंदर है। इस पे हम लोगों की बात जो है, इस पे हम लोगों ने बात की। आवश्यकता क्या है, क्योंकि आवश्यकता देखिएगा यहाँ पर अगर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पूरी तरह समाप्त होने के पश्चात विश्व भर के बड़े शहरों में साइकिल के प्रयोग में बहुत, उन्होंने ये बात वहाँ डाटा रखा गया कि साइकिल का प्रयोग जब से कोविड आया उसके बाद जब दुनिया बदली तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिशतता की बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं विश्व भर के जो बड़े शहर हैं वो साइकिल नेटवर्क विस्तार पे बातचीत कर रहे हैं। जैसे पेरिस ने अगर देखा जाए तो 650 किलोमीटर लंबे साइकिल मार्ग का निर्माण की घोषणा की। वहीं पर भारतीय शहरों में भी एक बड़ा अवसर है कि वो साइकिल जैसे स्वच्छ और स्वस्थ परिवहन साधनों का, असल में देखिएगा कोविड के बाद जो है वो दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो गए। कोविड के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो गए और इन बदलावों में बहुत सारी भूमिकाएं जो हैं वो तय हो गई। तो जो कोविड था, वो कोविड है, वो कहीं ना कहीं आपकी क्षमता निर्माण, ये हुआ कि आपकी इंटरनल जो कैपेसिटी है, वो इंटरनल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आंतरिक जो क्षमता है, मतलब आपका जो बॉडी का आंतरिक क्षमता है, वो इस रोग में प्रतिरोधक क्षमता आपकी इंटरनल बॉडी से, कैपेसिटी से होगा। देखिए आप कितना भी मास्क लगा लीजिए, हाथ सैनिटाइजर से कर लीजिए, आपको एनवायरनमेंट में निकलना ही है, और ये वायरसों का प्रभाव धीरे से आपके इन्वायरमेंट से होते हुए आपकी बॉडी तक पहुंचने में आपको देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता होगी तो आप इस समस्या से क्या होगा, आप इससे अनुकूलित हो जाएंगे, आप बच जाएंगे।
तो कहीं न कहीं इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पूरे लगभग देशों में या बड़े देशों में अब धीरे धीरे साइकिलिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पहले भी उनके पास था। आप देखिए, अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, आप डेनमार्क को देखिए, आप स्विट्जरलैंड को देखिए, आप इन बड़े कंट्रीज को देखिए जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, ये एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया। तो इस तरह की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर साइकिलिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। भारत में ये कल्चर उनसे ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया जब से स्कूटी आ गई, जब से मोफेड आ गया, जब से बिक्की आ गई। इस तरह से बहुत सारे साधनों का विकास हुआ, तो बहुत सारा ये कल्चर कम देखने को मिला। कोविड-19 के बाद दुनिया बदल रही है, इंटरनल कैपेसिटी बॉडी पे ध्यान दे रही है, क्षमता निर्माण पे ध्यान दे रही है। तो अब ये बड़ा बदलाव जो है वो देखते हुए आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है कि भारत को भी इस तरह से होना होगा। और इससे क्या होगा, परिवहन साधनों का बेहतर उपयोग हम करेंगे और अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये खबर यहाँ तक है। देखिए, मैं उन सभी छात्रों से जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि क्लासेस जो है वो रेगुलर तो होती हैं, लेकिन टाइमिंग पे नहीं हो रही हैं, टाइमिंग पे नहीं हो रही। क्लासेस प्रीमियर हो रही हैं, लाइव नहीं हो रही हैं। तो कुछ समस्याएं हैं, मैं इनके लिए माफ़ी चाहूँगा। 2 या 3 तारीख से समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, तो मैं लाइव क्लासेस पे आ जाऊँगा और लाइव फिर हम लोग मिला करेंगे, लाइव सारी बातें कर लिया करेंगे। होता क्या है कि मैं बता के चला जाता हूँ और आप तक वो पूरी बात पहुँचती है या पूरी बात समझने में कहीं प्रॉब्लम आती है, तो उसमें समस्याएं आ रही हैं। लगातार कुछ लोगों का डिमांड है कि सर पीडीएफ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 के बाद आपको डेली क्लासेस खत्म होने के बाद शाम तक या रात तक आपको पीडीएफ जो है वो अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है मुकुलदेव यूपीएससी यूपीपीएससी। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो लोग भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो कहेंगे तो मैं पिछले भी पीडीएफ्स को डाल दूंगा और वो चीज़ें आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ये हो गया कुल मिलाकर जो है वर्ल्ड साइकिलिंग अलायंस की बात है। फाउंडेड बाय 86 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हैं वर्ल्ड साइकिलिंग अलायंस में। ये यहाँ पर है टू एडवोकेट क्या है वर्ल्ड साइकिलिंग अलायंस का, टू कि इंटरनेशनल लेवल पे आप जो है इन चीज़ों को बढ़ाइए, उस पर सपोर्ट करिए, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करिए, आप अपने नॉलेज को उनके साथ क्या करिए। देखिए, याद रखिएगा, जब से ग्लोबलाइजेशन आया, इसने क्या किया, कोई भी आइडियाज़ अगर जनरेट हो रहा है तो उसने कहा कि इस आइडियाज़ को क्या करिए, एक्सचेंज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक्सचेंज ही है एक देश से दूसरे देश में। जैसे क्या हुआ, मोमोज हमारा नहीं था, लेकिन मोमोज हमने क्या किया, मोमोज का कल्चर हमने अपने यहाँ मोमोज को फास्ट फूड में हमने शामिल किया और हमारी जलेबी को वो शामिल कर लें। तो यही एक्सचेंज है और इस तरह से जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है उस पर जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड साइकिलिंग अलायंस कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ नॉलेज करिए, एक्सपर्टीज़ करिए, कि अगर आपका कुछ उसमें साइकिलिंग पे एक्सपर्टीज़ है तो उस पर करिए। एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से आप ज़रूर साइकिलिंग को बढ़ावा दीजिए। तो कुल मिलाकर ये बातें हो गई। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि देखिए, प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में आप कंपेयर कर लीजिए। मैं बार बार ये कहता हूं कि किसी भी चीज़ को खरीदने के पहले आप दुनिया से कंपेयर कर लीजिए। आप ये पाएंगे कि ये चीप भी है, बेस्ट भी है और आपके रीच में भी है, आपके रीच में भी है। तो प्लस आइकॉनिक कोर्सेज बेहतरीन है। जो लोग 2022-23 को टारगेट कर रहे हैं वो मेरी बात ध्यान से सुने कि कम से कम उनको प्लस के 2 साल या आइकॉनिक के 2 साल के कोर्सेज को वो ज्वाइन करें और मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, इवन देन नीचे भी लिख सकते हैं। जब क्लास आप देखें तो आप ये बात लिख सकते हैं कि सर हम लोग जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं, हम एडमिशन ले रहे हैं या हमको लेना है भविष्य में या अभी हम लेना चाहते हैं। तो मेरे सुझाव भी आप तक पहुँचेंगे और इस तरह से हम लोग चीज़ों को करेंगे। एक और है कॉन्सेप्ट कल आया है, चलते हैं उस पर, आर्ट पार्क के ऊपर। तो इसको देखते हैं जरा। बेंगलुरु में जो है वो जो है रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क की को स्थापित किया गया है। और ये क्या है, कहीं ना कहीं जो ये पार्क है, ये बेंगलुरु में जो ये पार्क बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया को बड़ा बनाएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, जो रोबोटिक्स की दुनिया है, उसमें बड़ा बनाएगा। तो पहले हम सारी बातों को समझने के पहले, ठीक है पार्क बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया जो है पार्क बना रही है, भारत बनाया है, तो ये बड़ा अच्छा है। और इससे क्या क्या चीज़ें होंगी ये भी हम देखते हैं। पहले थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मैं हिंदी में खाली इतना ही, अंग्रेजी में इतना लिख दूं कि एआई, उसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता हिंदी में कहते हैं, लेकिन अक्सर आप अगर देखेंगे तो उसको इसी तरह से लोग लिखते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता। तो इसमें अगर मैं आपको फिर से इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं तो जो है वो क्या है कि जो कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर जो है वो इंसानों की तरह व्यवहार करे। इसका यही मूल मंत्र है कि जो कंप्यूटर है वो इंसानों की तरह व्यवहार करे, इंसानों की तरह व्यवहार करे। व्यवहार का मतलब है बिहेवियर करे। अब जरा मेरी बात को और ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर कैसे इंसानों की तरह व्यवहार करेगा? आदमी में क्या होता है, आदमी या व्यक्ति में जो है वो दिमाग होता है, दिमाग ब्रेन होता है, और उस ब्रेन से का वो यूज करके तात्कालीन परिस्थितियों का क्या करता है, निर्णय लेता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बात को फोकस करता है कि जो व्यक्ति में या पर्सन में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट को समझने के पहले प्रयास करिएगा, वो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर है वो क्या करे, थिंक करे। थिंक करने लगे मतलब क्या करने लगे, कहीं ना कहीं सोचे, सोचने के बाद क्या करे, अंडरस्टैंड करे, अंडरस्टैंड करे, यहां सोचे फिर समझे, सोच रहा है फिर समझ रहा है, और क्या करे, लर्न करे। अगर कोई नई बात आ रही है सोचने और समझने तो उसको सीखे, उसको सीखे, और उसके बाद जब ये प्रोसेस करे तो डिसीजन मेकिंग उसके पास होनी चाहिए कि क्या निर्णय लेना है, इन परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है। जो हमारा ब्रेन है, जो पर्सन का ब्रेन है, वो यही करता है। जो हमारे मस्तिष्क है वो थिंक करता है, सोचता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर लर्न करता है, और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं निर्णय ले, निर्णय में निर्णय अपने ले, निर्णय ले, और कहीं ना कहीं उस निर्णय से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं होना चाहिए। व्यक्ति अपने संदर्भों में हमेशा उन निर्णयों को लेता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्थिति में हो, कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो। तो इसको क्या कहा गया कि जब कहा गया कि जब ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग इस तरह से हो कि जो कंप्यूटर है वो इंसानों की तरह सोचे भी, समझे भी, सीखे भी और निर्णय भी ले, और कहीं ना कहीं वह जो है निर्णय लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इसके जो जनक साहब थे, जनक का मतलब है जिन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया या जिन्होंने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को देखा, उनका नाम था जॉन मैकर्थी। मैं नाम लिख देता हूँ, उनका नाम था जॉन मैकर्थी साहब थे, बड़े आदमी थे। इन्होंने जो है वो कहा, अर्थात इन अगर इन सारी चीज़ों को मैं ले लेता हूँ, इनको मैं एक ब्लॉक में ले लेता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। इनको ब्लॉक में ले लेता हूँ कि सोचे, समझे, सीखे, निर्णय ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कृत्रिम तरीके से विकसित ये बौद्धिक क्षमता हो, कृत्रिम तरीके से विकसित, कृत्रिम तरीके से विकसित, विकसित बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, ये बात यहाँ पर है। कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बात करता है। और भारत सरकार, अब देखिएगा मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, वो आर्ट पार्क खुल रहा है बेंगलुरु में, ठीक है, किस पे खुल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके पास दिमाग ये होना चाहिए कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो व्हेन द कंप्यूटर विल बिहेव लाइक एन पर्सन, जब कंप्यूटर पर्सन की तरह बिहेव करने लगे तो यू कैन से इट कि आप ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वह सोचे भी, समझे भी, सीखे भी, निर्णय भी ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता। ये इंटेलेक्चुअल क्या है, ये इंटेलेक्चुअल जो है वो कैपेसिटी है। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी सिर्फ इसी को कहते हैं कि कोई भी चीज़ को आप थिंक कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। एक नई समस्या आई तो आपने उसको सीख लिया कि कैसे उस समस्या को हल किया जाता है, तो इसी को इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कहते हो। इस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को जो डेवलप किया गया है वो अगर आर्टिफिशियली डेवलप किया गया है तो इसी को हमने क्या कहा, इसी को हमने एआई कह दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह दिया। भारत सरकार अब जो है, थोड़ी मेरी बात और ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार जो है वो इकोनॉमी का, जो भारत सरकार जो अपनी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं है, इसमें सब कुछ आ रहा है। भारत सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को क्या बनाना चाहती है, डिजिटल बनाना चाहती है। और उस डिजिटल में कहीं ना कहीं वो चाह रही है, क्योंकि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, कृत्रिम बौद्धिक तरीके से ऐसा चाहिए कंप्यूटर जो मानव मस्तिष्क की तरह सोचे भी, समझे भी, सीखे भी, डिसीजन भी ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग करे।
इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार चाह रही है। और उस व्यवस्था को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत भारत सरकार ने 5 आई का कॉन्सेप्ट जो है भारत सरकार ने दिया है। उस 5 आई के कॉन्सेप्ट में अगर पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग, तो वो है कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस पे बात की गई है, कि इंक्लूसिवनेस, समावेशी समावेशी पे बात की गई है। मैं लिख देता हूँ समावेशन या समावेशन, समावेशी पे बात की गई है, तो ये समावेशन पे बात की गई। इस दूसरा है इंडिजिग्नेशन। दूसरा है इंडिजिनेशन पे बात की गई है, स्वदेशीकरण पे बातचीत की गई है, स्वदेशीकरण पे बातचीत की गई है। तीसरा है इनोवेशन पे बात की गई है। इनोवेशन का मतलब है नवाचार, नवाचार पे बातचीत की गई है। चौथा उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, अवसंरचना में निवेश हो। और पांचवा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कॉरपोरेशन पे बातचीत हो, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन देखने को मिले इस क्षेत्र में। ये भारत सरकार का 5 आई का कॉन्सेप्ट है, किसको लेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो भारत सरकार अभी काम कर रही है, उसमें भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने एक पार्क की रचना की। और ये जो पार्क है, वो पार्क कहाँ पे है, वो बेंगलोर में ये पार्क, भारत सरकार ये पार्क बना रही है। बना, इस पे काम शुरू हो गया, काम किया भी गया है। और ये पार्क कहीं ना कहीं जो है वो, चूंकि भारत का है, भारत के लोग काम कर रहे हैं, तो इंडिजिनेशन होगा। इस पार्क में क्या होगा, इनोवेशन पे काम होगा। इस पार्क में क्या होगा, जब इससे रिसर्च निकलेंगे, चीज़ें निकलेंगी, तो वो दुनिया भारत तक पहुंचेंगी। और भारत तक अगर इसका लाभ इस पार्क से निकले हुए खोज का, इस पार्क से निकले हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं ये सब तक पहुंचेगा, तो समावेशन की बात होगी। यहाँ पर हम इस पार्क को डेवलप किए हैं, और इस पार्क को डेवलप करके और भी चीज़ों में पैसा लगा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और इसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की भी, कि तमाम लोगों के जो साझा अनुभव हैं उसको हम इस पार्क में ज़रूर शामिल करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पार्क क्या है, पार्क कैसे बना रहा है, क्यों भारत सरकार इस तरह की चीज़ों को कर रही है। क्योंकि 5 आई का कॉन्सेप्ट भारत सरकार का है, जिसमें इंक्लूसिवनेस, इंडिजिनेशन, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल कॉपरेशन पे है। अब जरा समझते हैं कि चूंकि उसमें रॉबर्ट की भी बात की गई थी, रोबोट की बात की गई थी। देखिए, सब लोगों ने ये जानते हैं, मैं आपको सिर्फ एक मतलब आपके मतलब आपका थोड़ा दिमाग, चूंकि शब्द नहीं मिलते हैं हमको बताने के लिए, तो मैं आपके सिर्फ यहाँ पर दिमाग को, चीज़ों को खोल देना चाहता हूँ कि एक ऐसा मशीन निर्मित है जो कहीं ना कहीं इस तरह से निर्मित हो कि एक से ज़्यादा काम वो खुद ही कर सके। और जो रॉबोट करे उसमें शुद्धता बहुत हो, मतलब उसमें त्रुटि की संभावना जो है वो न के बराबर हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको रोबोट कहते हैं। और ये क्या है, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस पे काम करे, एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस पे या इंटरनल कंट्रोल डिवाइस पे, इंटरनल कंट्रोल डिवाइस पे काम करे। इसका मतलब ये होता है कि मतलब रोबोट ऐसा है जो आपके पास क्या है, आपके पास रिमोट है, और आप उसमें रोबोट में आपने फंक्शनिंग फिट कर रखी है, और आप जैसे आपने मूव का बटन दबाया तो मूव करने लगा। आपने जो है क्या इसका नाम है, बैठने का, सिट डाउन का बटन दबाया तो बैठ गया। तो इस तरह से एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस है। और एक होता है कि इंटरनल कंट्रोल डिवाइस आपने कर दिया है ताकि वो अपनी चीज़ों को प्रयोग कर सके। तो कहीं ना कहीं ये रोबोट भी जो है वो क्या है, अपने आप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का रोबोट एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी है। अब मैं आपको जो है, अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी जो पार्क है, जो स्थापित किया गया है, ये कहीं ना कहीं इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे आधारित है। और मैंने आपको 5 आई का कॉन्सेप्ट पहले ही दे दिया कि 5 आई के कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं जो है वो इनोवेशन जो है, उसका कॉन्सेप्ट है कि इनोवेशन होना चाहिए। और उस इनोवेशन के ही तहत जो है इंडिजिनेशन होना चाहिए, स्वदेशीकरण होना चाहिए। क्योंकि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया हम क्या खाली नारे में होगा, नहीं, नारे में नहीं होगा। इससे उपजा हुआ जो लाभ होगा, उस लाभ को जब हम लोगों तक बेचेंगे या लोगों तक पहुंचाएंगे, तो हम कहेंगे ना कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, या मेक इन इंडिया, मेड भारत में बना हुआ है, तो ये अपने आप में एक बड़ा होगा। और ऐसा भारत सरकार का मानना है कि अगर हम यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा ले सकते हैं। हेल्थ केयर में करेंगे, एजुकेशन में करेंगे, मोबिलिटी में करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, एग्रीकल्चर में करेंगे, रिटेल में करेंगे, साइबर सिक्योरिटी। तो इन सारी चीज़ों पे हमको क्या होगा, हमारे इन सेक्टर्स पे लाभ होगा। और दुनिया में यही वो सेक्टर्स हैं जो लाभ भारत यहाँ पर कमा सकता है, खासकर हेल्थ केयर में, क्योंकि भारत हेल्थ टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन भारत में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनीज भारत डेवलप करे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती हैं, और वो काम फिर और भी जगह कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के सेक्टर्स में भारत कहीं ना कहीं
गतिशीलता की स्थिति से गतिहीनता की स्थिति में जो बदल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें ठहराव आ रहा है, उस एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कहीं ना कहीं, इस पे हम लोग बात करेंगे, कभी कभी ये टॉपिक आएगा तो बात करेंगे। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जो हम एग्रीकल्चर का सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और इस टॉपिक को कभी अगर न्यूज़ इस पे आती है, चूंकि इस पे न्यूज़ आ नहीं रही है, हालांकि मतलब जो है हिंदू के अखबार में और इंडियन एक्सप्रेस में इस पे बात आई थी, उसको एक कटिंग था, मैंने किया भी था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर में यूज़, तो एक बहुत बड़ा यूज़ है, उस पर कभी हम लोग क्लास करेंगे जो है। तो ये चीज़ें हो गई। जो आर्ट पार्क है जिसको अभी हम लोग कहे जो स्थापित किया गया है बेंगलुरु में, ये जो है वो अब इसका थोड़ा सा मोटो समझ लीजिएगा, नॉन फॉर प्रॉफिट है। ये इस उद्देश्य नहीं स्थापना की गई कि हम इससे लाभ कमाएंगे या बड़ा पैसा कमाना है, नहीं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर देखें तो वहाँ पर 5-5 का कॉन्सेप्ट है, और उस 5-5 के कॉन्सेप्ट में इंक्लूसिवनेस पे बात की गई है, इंक्लूसिवनेस पे बात की गई है, मतलब समावेशन पे बात की गई है। और ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप प्रॉफिट बहुत कमाने की कोशिश करने लगेंगे तो आप समावेशी बहुत विकास नहीं कर पाएंगे। समावेशी में मतलब आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट है। अगर आप देखें कि कौन कौन है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। पब्लिक प्राइवेट मॉडल पे जो है वो इस संस्थान का कर रहा है। ये जो है उद्योग में भी फायदा करेगा, शिक्षा में भी करेगा, सरकारी निकायों के भागीदारी के सहयोग और संगठनों के साथ लाया गया है। ये कहीं न कहीं जो है नई प्रौद्योगिकियां, मानक, उत्पाद, सेवाएं, बौद्धिक गुणों के संदर्भ में अत्याधुनिक नवाचार को ये बढ़ावा देगा। कौन देगा? आर्ट पार्क देगा। तो ये कुल मिलाकर मैंने जो है इसमें बात कर दी। इसमें कुछ एक आध एप्लीकेशंस की भी बात है, जैसे भाषा सेतु है। मेरी बात समझिएगा, यूपीएससी ने ये बात पूछ रखी है, इस बार पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज में, भाषा सेतु पे उसने पूछ लिया था सवाल। जैसे भाषा सेतु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज में होगा क्या कि जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं तो वो जो भाषा है उसको क्या कर देगा, जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं और सामने वाले को इंग्लिश सुनना है, तो वो उस हिंदी का ट्रांसलेशन हो जाएगा और वो इंग्लिश सुनेगा। मतलब आप समझिएगा कि बोथ ऑफ स्पीच टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट चीजें क्या होंगी, बदलाव होंगी। स्पीच टू स्पीच का मतलब होता है कि आपने किसी भाषा में बोला और उस भाषा का रूपांतरण जो है उस व्यक्ति तक उस भाषा में उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पहुंच गया। या फिर आपने भाषा बोला, आपने कोई लाइन बोली कि जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो या तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, और जैसे ही ये बोला गया तो ये टेक्स्ट के फॉर्म में आ गया, उस भाषा में आ गया जिस भाषा में आप लिखना चाहते थे। तो खैर ये टेक्नोलॉजीज तो अभी भी हैं कि आप अगर बोलें, आप गूगल पे कोई टाइप कर रहे हो, आप बोल दें तो वो टाइप हो जाएगा। आप व्हाट्सएप पे टाइप करना है तो आप बोल दें, आप हिंदी में बोलें, इंग्लिश में बोलें, हालांकि हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में टाइप होगा, इंग्लिश में। लेकिन इस तरह का एप्लीकेशन जो है भाषा सेतु के माध्यम से, इस तरह का एप्लीकेशन का विकास, ताकि क्या है कि आप बोल रहे हैं इंग्लिश में और टाइप आपको हिंदी करना है, तो आपने टाइप की वो की दबा रखी है कि वो चीज़ें वो हिंदी में ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो भाषा सेतु पे बात की गई। इसी तरह से डाटा सेतु पे बात की गई है कि ये डाटा सेतु में जो डाटाज हैं, चूंकि सबसे बड़ी याद रखिएगा, ऐसा लोगों का कहना है कि जो आने वाला कल है, जो आने वाला कल का मतलब जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में वो लोग ही दुनिया को रूल करेंगे। रूल करने का मतलब है दुनिया पे उनका कब्जा होगा। कब्जा का मतलब ऐसा नहीं कि आपका घर कब्जा कर लेंगे या इंडिया पे जो है वो किसी और देश का झंडा फहराएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आने वाले कल का जो फ्यूचर यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास है भारत सरकार का, वो दूसरा है। वहां पर ये है कि जिसके पास डाटा होगा, किसी भी चीज का डाटा, वो दुनिया को रूल करेगा। जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको अगर एक मैरिज हॉल भी शुरू करना है तो आपके पास ये डाटा होना चाहिए कि जिस एरिया में आप कर रहे हैं उसकी क्या है, उसकी जनसंख्या कितनी है, वहां पर कल्चरल इवेंट्स क्या हैं। पता चला कि वहां पे इस बात की मनाही है कि वो बर्थडे मनाते नहीं हैं, या वो रिसेप्शन नहीं करते हैं, वो या उनकी परचेसिंग पावर्टी इतनी नहीं है, तो आप वहाँ मैरिज हॉल बनाकर वहाँ पे बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। तो ऐसे में डाटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कहा गया है कि जो डाटा है वो फ्यूचर जो है, फ्यूचर ऑफ फूड है। फ्यूचर ऑफ फूड का मतलब होता है कि भविष्य का एक वह खाद्य पदार्थ है जिसको दुनिया यूज करके अपने भरण पोषण को करेगी। तो ये डाटा सेतु बनाने की बात की गई कि कहीं ऐसा न हो कि डाटास का दुनिया में इतनी लड़ाई हो, तो उसकी गोपनीयता बनाए रखना बहुत बड़ी समस्या है। कि गोपनीयता, तो कहीं न कहीं गोपनीयता संरक्षण ढांचे को डाटा साझा करना और एनालिटिक्स को डाटा को साझा करने वाले ऐसे एक पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए
जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातचीत की जा रही है। तो ये मैंने आपको कुल मिलाकर बता दिया कि आर्ट पार्क की कहानी मैंने आपको बता दी कि आर्ट पार्क की कहानी क्या है, कैसे कैसे ये चीज़ें हैं। चलते हैं इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चलते हैं चीज़ों में। कल एक फ्यूजेरियम रूट डिजीज़ पे भी बातचीत की गई है। फ्यूजेरियम रूट डिजीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें या समझ लें तो जो है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। केला एक आप केला के बारे में जानते ही हैं। पहले मैं थोड़ा सा केला के विषय में आपको बता देता हूँ। कहीं ना कहीं जो है केले के विषय में हम लोग बात कर लेते हैं। जो हमारा देश है, जो इंडिया है, वो केले का आप देख लीजिए, सत्यनारायण बाबा की कथा से लेके मरने जीने की घटनाओं से लेके जो सबसे इजी फूडिंग हैबिट्स में है वो केला है हमारे लिए। बनाना, बनाना तो हमारे देश में इसका एक प्रमुख स्थान है। इसका एक प्रमुख इसका एक प्रमुख इसका एक प्रमुख स्थान है। इस चीज का, केले का एक बहुत प्रमुख स्थान है। ये चीजें आप समझिएगा। मतलब आप देखें कि अगर हम देखें तो हमारे पूरे इंडिया में आप देख लें तो महाराष्ट्र का रीजन में भी होता है, आंध्रा में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, जो है उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो ये लगभग मतलब बड़े एरिया को, ये क्षेत्रफल को क्या करता है, बड़े क्षेत्रफल को कवर भी करता है। और अगर हम देखें कि ये उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक, ये सबसे बड़ी बात है कि एरिया भी कवर करता है। तीसरी चीज़ देखें तो ये पौष्टिकता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत हैं इसमें। इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बहुत हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि इसमें पौष्टिकता बहुत है। अगर पौष्टिकता को देखें तो इसमें ग्लूकोज की मात्रा, शर्करा भी बहुत है, खनिज, इसमें मिनरल्स भी बहुत पाए जाते हैं। इसमें सॉल्ट भी कम भर का मिलता है। इसमें फॉस्फेट मिलता है, इसमें कैल्शियम मिलता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक जगह आपको, मतलब अगर एक केला या दो केला कोई अपनी फूडिंग हैबिट्स में शामिल कर ले तो वो स्वस्थ जीवन जीने के लिए बाध्य हो जाता है। मतलब अगर एक केला, एक सेब, इस तरह का चीज़ें कर सकती हैं। तो वो चीज़ें हैं। आप देखेंगे, ये मैंने आपको एरिया बता दी कि किस एरियाज़ में लगभग है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्र केला के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। और इनको जो सॉइल भी है, वो सॉइल कहीं ना कहीं 6 से 7 डिग्री के आसपास जो है पीएच मान पर चाहिए। 6 to 7 डिग्री पीएच मान पे चाहिए। तो भारत में इस तरह की ही सॉइल जो है वो लगभग विस्तार है जिसका 6 to 7 पीएच मान पे है। और कहीं ना कहीं इनका जो बोने का समय सबसे अच्छा मुफीद होता है वो जून होता है। तो इस तरह से बहुत पानी की खपत नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं भारत में बनाना को की सर्वग्राहिता को बढ़ाने वाला कदम है। इस सर्वग्राहिता जो है वो बनाना की बढ़ जाती है। तो तो वहाँ पे जो है सर्वग्राहिता बनाना की बढ़ जाती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरी बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। कहीं ना कहीं एक फ्यूजेरियम तक जो है वो रोग जो है, फ्यूजेरियम रोग जो है वो केले के पौधे में पाया जाने लगा है। फ्यूजेरियम एक रोग है और कहीं ना कहीं इस फ्यूजेरियम रोग के कारण जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं केले की जो उत्पादकता है भारत में, ऐसा माना जाता है कि भारत सर्वाधिक केले का उत्पादक देश है। तो जो केले की उत्पादकता है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। केले की जो उत्पादकता है वो यहाँ पर भारत में प्रभावित हो रही है। अब मेरी बात को थोड़ा सा और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। यहाँ पर केले की उत्पादकता जो है वो कहीं न कहीं इस फ्यूजेरियम रोग के कारण केले की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। और केले की उत्पादकता प्रभावित होने का मतलब है कि जो पौष्टिक युक्त जो पोषण है, जो भारत में अधिकांश इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रभावित होना। तो कल इस पे जो खबर थी उस पे मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। फ्यूजेरियम जो है वो एक तरह का रोग है और इस रोग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको चीज़ों को बता देता हूँ कि रोग है क्या, कैसे होता है। तो फ्यूजेरियम जो है वो एक कवक आधारित रोग है, एक फंगस रोग है। अब ये रोग काम कैसे करता है, ये मान लीजिए केले का पेड़ है, ये ट्री है और इस ट्री के रूट्स होंगे, इस ट्री के रूट्स होंगे। तो अगर हम देखते हैं सिचुएशन एक में देखें, मान लीजिए
ये ट्री कर लिया हमने और ये ट्री का रूट्स है। तो इन्हीं ट्री के इस रूट से क्या होगा, यहाँ पर जो है ये रूट्स क्या करते हैं, ये रूट्स कहीं ना कहीं जो है सॉइल होगा, ये सॉइल से ये रूट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर को गेन करते हैं, और इस वाटर को गेन करके धीरे धीरे क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम होता है, तो जाइलम के माध्यम से क्या करते हैं, ऊतक टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, और ये फिर क्या होगा, ये स्टेम्स में पहुंचता है, स्टेम से होते हुए लीव्स में पहुंचता है, और लीव्स में पहुंचकर वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अपनाते हैं, और कहीं ना कहीं इससे अपने अंदर ग्लूकोज और सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, मतलब होता ऐसे है। लेकिन जब फ्यूजेरियम फंगस हो जाता है तो समझिएगा, ये सॉइल में ही क्या होगा, सॉइल में फंगस हो जाते हैं, सॉइल में फंगस हो जाएगा। अब ये जो फंगस है वो सॉइल में रूट के माध्यम से, जो रूट है इस माध्यम से क्या होगा, इस माध्यम से ट्री में जाएगा, और जाकर धीरे 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 कहाँ पहुंचेगा, तो ट्री में, मतलब सॉइल रूट में पहुंच गया। ये जो फंगस है ये रूट में पहुंचा, रूट में पहुंचने के बाद ये पेड़ में पहुंच रहा है, उस बनाना के ट्री में पहुंच रहा है, और फिर पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं वो स्टेम में पहुंच जा रहा है, स्टेम में पहुंचने के बाद वो लीव्स में पहुंच जा रहा है। अब देखिएगा, समझिएगा, पहुंचता है धीरे धीरे, क्या होता है, जो वाटर की कैपेसिटी है अंदर जाने की, जो वाटर मूव कर रहा है, धीरे धीरे वो क्या होगा, जाइलम के थ्रू जो वाटर मूव कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, लीव्स तक, वो क्या होगा, धीरे धीरे, चूंकि फंगस है तो वो वहां पर क्या कर देगा, उन चीजों को बाधित कर देगा। कहीं ना कहीं पानी का जो पहुंचना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पानी के पहुंचने के तरीके को, जो पानी के पहुंचने का तरीका है उसमें क्या करेगा, उसको धीरे धीरे ब्लॉक कर देगा, जो ब्लॉकिंग कर देगा। अब क्या होगा, सॉइल में ही ब्लॉक कर दिया, मान लीजिए यहाँ ब्लॉक कर दिया, इसने ब्लॉक कर के रखा हुआ है, यहाँ पर भी इसने ब्लॉक करके रख दिया है कि इन चीज़ों में नहीं जाने देंगे। तो ये सारी जो ब्लॉकिंग होगी, यहाँ ब्लॉकिंग, तो रूट अब क्या हुआ, अगर थर्ड केस में देखें तो रूट्स अब क्या है, रूट्स उस तरह से सॉइल से गेन नहीं कर पा रही हैं वाटर। अब अगर रूट गेन नहीं कर पा रही हैं तो वो क्या होगा, ट्री को दे नहीं पाएंगे, ट्री को दे नहीं पा रही है तो स्टेम में पानी नहीं पहुंचेगा, और स्टेम नहीं पहुंचेगा तो लीव्स में नहीं पहुंचेगा, और लीव्स में नहीं पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो लीव्स है वो अब ग्रीनरी अपनी जो है वो नहीं रख पा रहा है, और ग्रीनरी अगर वो नहीं रख पाएगा, हरापन या क्लोरोफिल की मात्रा उसमें कम होगी, तो धीरे धीरे वो येलोपन हो जाएगा, उसके अंदर येलोपन हो जाएगा। अब अगर येलो हो गया वो पौधा या पेड़ या जो उसका वो है, क्या इसका नाम है, लीव्स या पत्ता जो है वो येलोपन हो गया, तो उसके द्वारा क्या होगा कि धीरे धीरे इस फंगल एक्टिविटीज के कारण, इस फंगल एक्टिविटी के कारण होगा क्या, कि चूंकि पीलापन आ गया, पत्तियों में पीलापन आ गया, पीलापन आ गया, येलोनेस हो गई, येलोनेस हो गई है, और इस येलोनेस के कारण जो है वो जो पत्ती है, जो लीव्स है, वो लीव्स के कारण येलोपन लीव्स में हुआ, तो जिसके कारण क्या होगा, ये जो पेड़ है या जो ये इसका पूरा वो है, वो कहीं ना कहीं नीचे से गलना शुरू हो जाएगा, नीचे से गलना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से गलते गलते क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये जो पेड़ है वह सूख कर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, सूख कर गिर जाएगा। इसी को कहा जाता है विल्टिंग, विल्टिंग, इसी को कहा जाता है विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, मुरझाना इसको कहा जाता है, इस फंगल को कहा जाता है कि ये विल्टिंग की एक्टिविटीज क्रिएट करेगा, मुरझा देता है या फिर शिथिलन कर देता है। पूरी जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, कि प्रोसेस मैंने बताया कि रूट से कहाँ है, स्टेम में, रूट से ट्री में, ट्री से स्टेम में, टिश्यूज में, जाइलम में, जाइलम से ट्री में, ट्री से स्टेम में, स्टेम से लीव्स में। तो ये इन प्रोसेस को क्या कर देगा, इन पूरी प्रक्रिया को शिथिलन कर देगा, रोक देगा, कम कर देगा। अब ये इसी को विल्टिंग कहा जाता है, मुरझाना, शिथिलन। और ये जो रोग है, यह रोग जो है वो कहीं ना कहीं हाल के दिनों में हमारे केला की जो खेती है उसको देखने को मिला, मतलब केला की खेती को देखने को मिला, मतलब इसमें जो खेत हैं हमारे, उन खेतों में ये समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं, और जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो खेत है या जो फसल है वो क्या है, वो बर्बाद हो रही है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके लिए क्लियर किए कि कहीं ना कहीं ये फ्यूजेरियम है, और अब जो है ये फ्यूजेरियम क्या है, कवक का एक बड़ा जेनेसिस है, कवक के द्वारा ये फंगस होता है, और कहीं ना कहीं ये मिट्टी में वितरित होता है। ये हाइपोमाइसेट समूह का ग्रुप है, जो है सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और सॉइल एंड एसोसिएटेड विद प्लांट्स रूट पैथोजन कहा गया। देख लीजिए यहाँ पे रूट पैथोजन इन्फेक्शन कहा गया, रूट इन्फेक्टेड हो जाएगा। रूट अगर इन्फेक्टेड हुआ, मान लीजिए रूट है
और किसी भी पेड़ के अगर रूट्स को हमने काट दिया, हम पेड़ को अगर ट्रांसफर करते हैं, किसी भी पेड़ को हम ट्रांसफर करते हैं तो हम बहुत ध्यान देते हैं कि रूट्स न कटे, रूट्स न कटे। क्यों? क्योंकि अगर रूट्स कट जाएंगी तो वो फिर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये रूट पैथोजन इन्फेक्शन है, और जो है ये कहीं ना कहीं इसके कारण क्या होता है, विल्टिंग ऑफ द फूड क्रॉप होता है। जो विल्टिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो मुरझा जाएगा और सिथला जाएगा। इसको रोकने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, और इसमें बहुत सारा काम भी भारत सरकार ने किया है। इन कामों को थोड़ा सा मैं आपके लिए बता दूं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि इस फंगस का अगर हम लोग प्रकोप देखने की कोशिश करें कि इस फंगस से हम लोग कैसे बचेंगे, तो यहाँ पर एक सेकंड आप लोग होल्ड करिएगा। जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, आईसीएआर है, उसने कहीं ना कहीं, उसके वैज्ञानिकों ने केले को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए जो तोड़ जो है उन्होंने ढूंढ निकाला है, या जो तोड़ उन्होंने निकाला है, उसमें उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं फंगस को खत्म करने के लिए ऑर्गेनिक जो है, एक ऑर्गेनिक उन्होंने निकाला है। ऑर्गेनिक जो है वो फ्यूजिकॉन तैयार किया हुआ है। ऑर्गेनिक कहीं न कहीं उन्होंने इस बीमारी से बचने के लिए संस्थान ने फंगस को खात्मे के लिए ऑर्गेनिक आईसीआर फ्यूजिकॉन तैयार कर लिया है, और इस बाबत उन्होंने तमाम शोध भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कहीं न कहीं जो ऑर्गेनिक फ्यूजिकॉन है, इस पे तो जो ऑर्गेनिक है, ये कहा गया कि आप जो गांव में रहते हैं तो आप एक काम करिए कि कहीं ना कहीं आप जो है एक ऑर्गेनिक ले लीजिए, ऑर्गेनिक आता है वो ले लीजिए, जो 125 रुपये किलो मिलता है, 125 रुपये प्रति किलो में है। उसको क्या करिए, उसको कहीं ना कहीं उसका गुड़ के साथ किंडवन कर दीजिए। गांव में गुड़ उपलब्ध होती है, गुड़ के साथ किंडवन कर दीजिए, और किंडवन करके आप उसको जड़ों में डाल दीजिए। आप जड़ों को डाल दीजिए, फर्मेंटेशन कर लीजिए, उसको सड़ने के लिए छोड़ दीजिए, ऑर्गेनिक को प्लस गुड़ के साथ। और इस तरह से इस रोग से बचाव की प्रवृत्ति देखी जा रही है कि ऑर्गेनिक के साथ अगर हम इसका यूज करते हैं तो इसके बचाव को हम लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये है। इस तरह से कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें भारत सरकार जो है इस पर काम कर रही है आईसीएमआर के थ्रू। अगर हम केले की उत्पादकता पे थोड़ी सी और बात कर लें, एक सेकंड होल्ड करिएगा। भारत में केले के उत्पादन को देखें तो सर्वाधिक विश्व में केले के सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। और इसके द्वारा जो है भारत, यदि भारत में केले की खेती विश्व की तुलना में तो 15.5% क्षेत्र में की जाती है। भारत में केले का उत्पादन जो है विश्व की तुलना में 25.8% होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा और इसको देखने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं अध्ययन के अनुसार जहाँ कहीं जो है वो इक्वाडोर और होंडुरस जो देश हैं अफ्रीकी देशों में केला का उत्पादन में समग्र वृद्धि देखने को है। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं इस अवसर को, अगर देखिए दुनिया का केला उद्योग इस बात से प्रभावित है, और अगर भारत ने इसका एक अस्थायी हल निकाल लिया तो भारत के लिए इस बात का बहुत बेहतरीन एक लाभ मिल सकता है, एक फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो कहानी है वो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है कि इस तरह से है। अब हम लोग कल की न्यूज़ एक और ले लेते हैं, छोटी सी न्यूज़ है। इस न्यूज़ तो बहुत बड़ी है, अगर मैं क्लास लेने पे जाऊं तो ये न्यूज़ जो है कम से कम जो है 2 से ढाई घंटे की क्लास को लेगा। लेकिन मैं सिर्फ इसको जो है जो मेन बातें हैं मैं वही आपको बता देता हूँ कि मेन क्या क्या चीज़ है इस पे। जो मेन विषय है उस पे मैं आपसे सिर्फ चर्चा कर देता हूँ, और मेन विषयों पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कल ब्रह्मांड पर जो सबसे प्रचुर कणों में है वो न्यूट्रॉनों के कारण तारे कैसे फटते हैं, इस बात का वैज्ञानिक जल्द ही पता लगा सकते हैं। इस बात पर कल जो है चर्चा हुई। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। रिसर्च है, रिसर्च है, उसने जो है कहीं ना कहीं अपने जो अध्ययन वो कर रहा है, कल इसी पे पीआईबी पे न्यूज़ है, आप देख लीजिएगा जाके न्यूज़ को। उसने जो अध्ययन कर रहा है उसने कहा कि जो सुपरनोवा है, जो सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट है, उस सुपरनोवा में जो विस्फोट होता है, जो सुपरनोवा में विस्फोट होता है की वजह जो है वो न्यूट्रिनो हो सकते हैं। और इन न्यूट्रिनो पे भारत सरकार का जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, इन न्यूट्रिनो पे वो क्या कर रहा है, खोज कर रहा है, खोज कर रहा है। तो अगर वो कहा जा रहा है कि सुपरनोवा में विस्फोट का कारण न्यूट्रिनो है,
तो अगर हम न्यूट्रिनो की जानकारी हम रखेंगे या न्यूट्रिनो हमको पता चलेगा तो हमको डाउट ही नहीं है कि हमको क्यों विस्फोट हुआ, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको मिल सकती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने कहीं न कहीं जो है वो सुपर न्यूट्रिनो के ऊपर जो है वो न्यूट्रिनो ऑसिलेशन पे वो बात काम अध्ययन कर रहे हैं। न्यूट्रिनो ऑसिलेशन का मतलब होता है उसकी गति पर अध्ययन किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको और भी न्यूट्रिनो के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। न्यूट्रिनो होता क्या है, तो ज़रा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि न्यूट्रिनो है क्या। जो न्यूट्रिनो है ये कहीं न कहीं एक ऐसा सब एटॉमिक कण है, एक ऐसा सब एटॉमिक कण है, एक ऐसा सब एटॉमिक कण है जो कहीं न कहीं एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है और इसमें कोई भी आवेश नहीं होता, न प्लस होता है न माइनस होता है। मतलब कैसा है, न्यूट्रल टाइप है ये न्यूट्रल टाइप है। इसका द्रव्यमान जो होता है कहीं न कहीं जो द्रव्यमान है इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, वो बहुत कम है या शून्य है। न्यूट्रॉन जो है वो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पाए जाने वाले पाए जाने वाले कणों में से एक है। ठीक है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जब सुपरनोवा वाली घटना हुई या ये सब चीजें हुई, एक सेकंड होल्ड करिएगा। ठीक है, तो जो दरअसल जो हमारा ब्रह्मांड है वो सुपर हाईवे जैसा है, बहुत बड़ा है। इसमें अरबों खरबों कण जो हैं वो बहुत लंबी लंबी यात्राओं पर वहां से सन से क्या होता है, रेज निकलती हैं और वहां से निकलते हैं, जिनमें कई हम तक पहुंच चुके हैं और कई अभी रास्ते में हैं। तो इनमें कहीं न कहीं एक न्यूट्रिनो नामक कण है जो कि हम तक जो है वो दृढ़ निश्चयी है कि वो अपनी यात्रा प्रमाणित करता है और हम तक वो चीज़ें पहुंचता है। तो ऐसा कहा गया कि अगर हम इस जो आवेशित, जो कि प्लस नहीं है, जिसको उस पर माइनस नहीं है, एक सब एटॉमिक पार्ट है, अगर हम उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं या जानकारी निकाल सकते हैं तो हम बेसिकली सुपरनोवा और ब्रह्मांड की जो खोज है, जहाँ चीज़ें दिक्कत है, उसको हम निकाल सकते हैं। ये माना गया कि जो बिग बैंग है उसके बाद जो आरंभिक न्यूट्रिनो पैदा हुए थे वे आज तक हमारे ब्रह्मांड में क्या हैं, वो हैं, उपस्थित हैं। और जो सौर केंद्र से या जो पृथ्वी के ऊपर हम पर अब पर भी घूम रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारे शरीर को नुकसान न्यूट्रिनो नहीं पहुंचाते क्योंकि न तो प्लस है और ना ही माइनस है। लेकिन इनका जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर न्यूट्रिनो के बारे में हम गहराई से जानते हैं तो हम यूनिवर्स की स्थिति को समझ सकते हैं और सुपरनोवा की घटना को भी हम समझ सकते हैं। इसी क्रम में जो वुल्फ अर्नस्ट पॉनोली साहब थे, जो पाउली साहब थे, उन्होंने जो है वो कई अस्थिर आणविक नाभिक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपना पाउली सिद्धांत संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने न्यूट्रॉन की जो है वो, उन्होंने उसमें न्यूट्रिनो की बात जो है वो न्यूट्रिनो के उस पे उन्होंने बातचीत की। पाउली साहब ने यहाँ पर अध्ययन में, अपने अध्ययन के विषय में पॉली साहब ने इस पे बातचीत की, न्यूट्रिनो की उस पे बात की। और न्यूट्रिनो को अगर देखा जाए वायुमंडल में ब्रह्मांडीय क्रियाओं पर, न्यूट्रिनो पे अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहते हैं तो ये बात समझने की है कि जो न्यूट्रिनो है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिनो तीन प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, एक म्यूऑन न्यूट्रिनो होता है और एक ताऊ न्यूट्रिनो होता है। तो ये चीज़ें हैं जो ब्रह्मांडीय रेडियो आपके सूरज की रोशनी से आप तक पहुंचती हैं। और इससे क्या होगा, अगर हम इसको हम थोड़ा सा समझ सकते हैं जो 100 खरब न्यूट्रिनो सूर्य और अन्य पिंडों से उत्सर्जित होते हैं, अगर हम इनको समझ सकते हैं तो कहीं डाउट नहीं है कि हम उन गुत्थियों को सुलझा सकते हैं जिन गुत्थियों के कारण जो है, जिन गुत्थियों के कारण जो है वो चीज़ें, जिन गुत्थियों के कारण, एक सेकंड होल्ड करिएगा, जिन गुत्थियों के कारण जो है वो यहाँ पर हमको अब तक जिस पे प्रकाश नहीं पड़ा है, उन चीज़ों को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। यहाँ पर पाउली महोदय ने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में पहली बार न्यूट्रिनो पे बात की। लेकिन जो एनरिको फर्नी साहब हैं, एनरिको, मैं नाम दे देता हूँ, एनरिको फर्नी साहब हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इस कण का नाम न्यूट्रिनो रखा। देखिए समय कम है इसलिए मैं इस विषय पे बहुत कम ही बात मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि देखिए बिग बैंग अपने आप में एक बड़ा सिद्धांत है, बिग बैंग, और उस पे बात करने में एक बड़ा समय हमको चाहिए होगा। बिग बैंग पे बात करने पे हमको सुपरनोवा समझने में भी बातचीत करनी पड़ेगी कि सुपरनोवा क्या है। अगर मैं आपको थोड़ा सा सुपरनोवा पे बात अगर करूं कि सुपरनोवा अपने आप में जो है वो कहीं ना कहीं जो है,
सुपरनोवा पे। तो सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर तो बिग बैंग थ्योरी और ये सब जब मैं ज्योग्राफी पे हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि ज्योग्राफी में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे हैं, और न्यूट्रिनो पे भी वहाँ बातचीत होगी। फिलहाल जो है कल ये खबर आई, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको न्यूट्रिनो के बारे में कि आवेशित कण नहीं है ये, न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। वुल्फ अर्नस्ट पॉली साहब ने ऊर्जा संरक्षण के नियम को देते हुए इन पर चर्चा की थी, और एर्निको फर्नी साहब ने इस पे जो है न्यूट्रिनो को, और कहीं ना कहीं अगर न्यूट्रिनो पे विकास, न्यूट्रिनो का भारत, जैसे न्यूट्रिनो का भारत वेधशाला बना रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों पे डेवलपमेंट हो रहा है तो इससे कहीं ना कहीं हमको ब्रह्मांड, ब्रह्मांडी ऊर्जा, सुपरनोवा, यूनिवर्स जैसी चीज़ों को समझने में बहुत ही इजी फीलिंग होगी, मतलब हम तक वो बात पहुंच सकेगी। और इस तरह से हम न्यूट्रिनो के माध्यम से हम उस ब्रह्मांड के उन रहस्यों को जान सकते हैं जो रहस्य अभी भी अनसुलझे पहलू हैं विज्ञान के इस युग में। तो ये चीज़ें हैं कुल मिलाकर। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आएगी या आज की क्लास आपको ठीक लगेगी, क्योंकि आज हम लोगों ने कई सारी व्यापक चर्चाएं की। मैं फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने टेलीग्राम की ग्रुप के बारे में बताता हूँ कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप मुकुल देव UPSC/UPPSC है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप ज्वाइन करने के बाद आप मुझको मेरे सारे कोर्सेज को देख सकते हैं। ऐप पे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं दिनेश सिंह के नाम से हूँ, और वहाँ पर मेरी क्लासेस जो हैं वो सोसाइटी पे चल रही हैं, आप उसको देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम लोग चर्चा करें ऐप के बाद, तो PIB की क्लास मैं ले रहा हूँ जो कि अभी प्रीमियर हो रहा है। नहीं तो ये लाइव क्लासेस होती थी जहां आप मुझसे सवाल पूछ सकते थे, लाइव क्लासेस होती हैं वहां सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप आइकॉनिक कोर्सेस और प्लस कोर्सेस में ज़रूर से लें, क्योंकि यूट्यूब का जो ज्ञान है वो क्रमबद्धता लिए हुए नहीं है। क्योंकि जब आप देखिए बिग बैंग आप पढ़ेंगे, जब आप सुपरनोवा पढ़ेंगे, जब आप यूनिवर्स बना कैसे, तो इसमें न्यूट्रिनो की बात आप समझ सकते हैं। न्यूट्रिनो की सिर्फ न्यूट्रिनो अपने आप में इन चीज़ों को शामिल नहीं करता है, तो ये समस्या यूट्यूब की है। इसलिए मैं आप लोगों से मतलब विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज पे जा सकते हैं। मेरा कोड है मुकुलदेव, मेरा कोड है, आप उस कोड को यूज़ कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और मुझे इन्फॉर्म भी कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों की PDF की डिमांड आ रही है, मैं आप लोगों से 5 या 6 दिसंबर के बाद उन सभी लोगों को PDF मिलने लगेगा मेरे अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन जो है वो मंगलमय रहे। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को।